वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें सीडीपी का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ और ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इससे आपको पता ही होगा कि सीटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो, हर साल एग्जाम में वंशानुक्रम और जो वातावरण होता है इससे क्वेश्चन बन ही जाता है, कभी फैक्चुअल कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे इस चैप्टर से करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास छूटे ना। साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, एनसीईआरटी साइंस में करवा रही हूँ और सीडीपी करवा रही हूँ। इसके बाद मैं मैथ और हिंदी करवाऊँगी नेक्स्ट मंथ में। चलिए चैप्टर नंबर 2 वाला शुरुआत करते हैं। इसमें पहला है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। पहले हम क्या करेंगे, इसको जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। मैं आपको पहले बताती हूँ इन थ्योरीज को पढ़ने से पहले। ये हो गया हेरिडिटी, ये हो गया एनवायरनमेंट। आपको पता होगा कि जब किसी की भी लाइफ की शुरुआत होती है, वो जो बच्चा होता है, बेबी होता है, क्या होता है, पहले वो माँ के पेट में आता है, फिर उसका जन्म होता है, फिर वो पहले माँ के पेट में आता है, फिर वो उसका जन्म होता है और इसके बाद क्या होता है, फिर वो एनवायरनमेंट, जन्म के बाद फिर वो बच्चा जो होता है वो एनवायरनमेंट में आ जाता है, एनवायरनमेंट में आ जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटी होते हैं और कुछ तो ऐसे गुण होते हैं जो जन्म के साथ ही होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बाद में एनवायरनमेंट की वजह से आते हैं। जैसे देखिए, अभी आपको समझ में आएगा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता क्या है। ये हेरिडिटी है, ये एनवायरनमेंट है। अब बेबी हो गया, अब आपको पता है पहले फर्स्ट स्टेज क्या था, वो कहाँ था, माँ की गर्भ में था। ओके, इसके बाद क्या हुआ, ये एनवायरनमेंट में आया। अब आपको पता होगा यहाँ उसे कौन सा एनवायरनमेंट मिल रहा था, उसे यहाँ पे उसे गर्भ वाला एनवायरनमेंट मिल रहा था। जो माँ के पेट में था वो वाला एनवायरनमेंट मिल रहा था और वो एनवायरनमेंट किससे प्रभावित हो रहा था, जो न्यूट्रिशन होता है उससे वो एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा था, पेट के अंदर वाला। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो बेबी होता है जब वो पल रहा होता है तो उसके जो कुछ गुण होते हैं, आप सुने होंगे कि गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 होते हैं, 23 जो है जोड़े में, पेयर में पाए जाते हैं। तो कुछ गुण जो होते हैं उसके यहीं पे निर्धारित हो जाते हैं। एक तो उसके कुछ क्वालिटी यहीं पे निर्धारित हो जाते हैं, दूसरे उसका जो रंग है वो निर्धारित हो जाता है और उसका जो स्वभाव है थोड़ा बहुत, जैसे अप्रॉक्स 5% यहीं पे ये निर्धारित हो जाता है। जैसे स्वभाव, कभी कभी बच्चे जो होते हैं जन्म के साथ ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सैल होते हैं। फिर कभी कभी कोई बच्चा होता है, आप देखे होंगे कि शांत स्वभाव का, तो उसका क्या वो अभी एनवायरनमेंट में आया था, नहीं, वो उसका जो प्रभाव था वो हेरिडिटी से था। कोई बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है, कोई एवरेज में रहता है, तो ये हेरिडिटी जो है इससे इसमें ये सब क्वालिटी आई। अब इतनी क्वालिटी लेके ये क्या हुआ, इसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो एनवायरनमेंट में आया। अब आपको पता होगा कि एनवायरनमेंट में वो जो क्वालिटी होते हैं, जो भी उसके स्वभाव था, जो भी उसका मतलब बेस था, वो क्या होगा, एनवायरनमेंट में उसका विकास होगा। अगर उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो वो अगर माइंड मान लीजिए कोई हो बच्चा तीव्र माइंड का हो गया, शार्प माइंड का हो गया, शार्प माइंडेड बच्चा हुआ और उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिला, तो वो क्या होगा, अच्छे अच्छे कामों में आगे बढ़ेगा। जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कुछ भी करना, मतलब कि अच्छा काम करेगा। वही शार्प माइंड बच्चे को कैसा माहौल मिल गया, क्राइम वाला माहौल मिल गया, तो वो क्या होगा, वो जाके आगे बहुत बड़ा क्रिमिनल निकलेगा। तो ये फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट का। बेस तो इसका यहाँ पे बना था हेरिडिटी की वजह से, शार्प माइंड। फिर क्या हुआ, एनवायरनमेंट उसको जैसा मिला, जिस हिसाब से मोल्ड किया एनवायरनमेंट ने, फिर जाके वो उसी हिसाब, मतलब विकास जो होता है क्वालिटी का वो एनवायरनमेंट में होता है। और जो क्वालिटी होते, गुण होते, वो निर्धारित होते हैं हेरिडिटी से। चलिए देखते हैं, इसमें अब पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। माता पिता से उनके बच्चों में शारीरिक गुणों एवं संगठनों के द्वारा जीन्स के द्वारा होने वाले संचरण का अध्ययन करने वाले विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि माता पिता से उनके बच्चों में शारीरिक गुणों एवं संगठनों का जो मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना, संचरण जो होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, अनुवांशिकी कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये अनुवांशिकी कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या जा रहा है, एक तो शारीरिक गुण जा रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा, ये किसके द्वारा जा रहा है, जीन्स के द्वारा होता है। फिर चलिए देखते हैं, माता पिता से उनके गुण एवं शारीरिक संगठनों को प्राप्त करना ही अनुवांशिकता है। अनुवांशिकता भी यही है कि माँ बाप जो थे, अभी मैं बोली ना, कुछ कुछ गुण और कुछ शारीरिक संगठन,
इनको प्राप्त करना ही क्या है, आनुवंशिकता है। शारीरिक संगठन में जैसे देख लीजिए आप, कोई अमेरिकन है, अमेरिकन माँ बाप है, पेरेंट्स है, तो उसका बच्चा अमेरिकन की जैसे अमेरिकन लोग होते हैं वैसे ही होगा। कोई इंडियन है तो उसका बच्चा जैसे इंडियन लोग होते हैं वैसे ही हो रहा है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक तो उसका एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ रहा है कि इंडियन है वहाँ का एनवायरनमेंट, और दूसरा उसका प्रभाव जो पड़ रहा है वो हेरिडिटी का पड़ रहा है। अंग्रेज के बच्चे देखिए कैसे अलग से होते हैं, तो ये क्या हुआ उनका आप मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही देखेंगे अंग्रेज के बच्चों का, तब भी आपको अलग दिखेगा। तो ये होता है माता पिता से उनके गुण और शारीरिक संगठनों को प्राप्त करना ही आनुवंशिकता है। यही आपको समझ में आ गया होगा क्या है आनुवंशिकता। जो माँ बाप के गुण होते हैं, गोरा होना, काला होना, या फिर उनके अच्छे स्वभाव, क्रिमिनल माइंड वाले स्वभाव, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवंशिकता कहलाते हैं। एक माँ बाप से किस में जाना, जो पेरेंट्स होते हैं उनसे चाइल्ड में चला जाना, यही आनुवंशिकता है। फिर चलिए देखते हैं वातावरण। अब जब वो जो क्वालिटीज़ थे वो तो चले गए बच्चे में, अब लेकिन वो डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट उसे कैसा मिला, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ना, उन क्वालिटी का जो भी उनके अंदर जो स्वभाव है कुछ भी है, उन क्वालिटी का क्या करेगा, ये जो एनवायरनमेंट है इनको एक निश्चित दिशा देगा, एक निश्चित दिशा देगा। यही ये कन्फर्म करेगा कि वो जो उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, उन क्वालिटीज़ का नेगेटिव असर पड़ेगा, ये एनवायरनमेंट आपका डिसाइड करेगा। चलिए देखते हैं एनवायरनमेंट क्या है। वातावरण से तात्पर्य उन चीज़ों से है जीन्स को छोड़ के। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वातावरण में क्या जीन्स आता है, नहीं, ये जो जीन्स होता है ये नहीं आता है। जीन्स के कारण ही माँ बाप से जो उनके गुण हैं, व्यवहार है, शारीरिक संरचना है, ये सब बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। तो जीन्स को छोड़ के ये क्वेश्चन बनता है कि क्या वातावरण में जीन्स को लिया जाता है, नहीं, जीन्स को नहीं लिया जाता। जो व्यक्ति को इनको छोड़ के, जो व्यक्ति को तेजी से प्रभावित करते हैं, जो क्या करें, एक्समुलेट करें, प्लस क्या करें, उनको इफेक्ट करें, उनके इफेक्ट करें, तो ये होता है एनवायरनमेंट, उनको प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करें। फिर है अर्थात वे सभी उत्तर योजनाएं जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं, वातावरण कहलाता है। गर्भधारण जब से हुआ वहाँ से टिल डेथ जो प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वातावरण वही कहलाता है। अब ये जो वातावरण होता है ये मतलब होता नहीं, जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से वो लिया जाता है कि वातावरण, गर्भ में कौन सा वातावरण होगा, वो जो यूट्रस होता है उसका जो चार दीवारी होता है वही उसका वातावरण है गर्भ में। ये रहा बेबी, ये यूट्रस का चार दीवारी हुआ, यही इसका क्या है, एनवायरनमेंट है गर्भ में। अब ये किससे, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, न्यूट्रिशन का इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे। फिर चलिए देखते हैं आगे क्या है। व्यक्ति का व्यवहार आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया के द्वारा होता है। ये तो हर साल क्वेश्चन बन ही जाता है कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो कोई भी व्यक्ति में विकास आप देखेंगे तो वो किसका परिणाम होता है, आनुवंशिकता ले लीजिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के अंतःक्रिया, दोनों में रिलेशन कैसा होता है, इंटरेक्शन वाला रिलेशन होता है, दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मैं बता दी हूँ अंतःक्रिया होता कैसे है कि क्वालिटी निर्धारित तो वहाँ हो जाएंगे हेरिडिटी से, लेकिन वो क्वालिटी अब किस दिशा में विकसित होंगे, किस दिशा में बढ़ेंगे, ये हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा, यही होता है। फिर आनुवंशिकता द्वारा व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। ये देखिए बता दिए यहाँ पे, जो बिहेवियर है उसका निर्धारण ये करेगा आनुवंशिकता, लेकिन उस बिहेवियर को एक निश्चित दिशा देना ये एनवायरनमेंट काम करेगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आनुवंशिकता आगे लिखिएगा, फिर डैश लगाइएगा, फिर व्यवहार का निर्धारण, और व्यवहार का जो विकास करना, किस दिशा में विकसित करना है, ये कौन करेगा, ये वातावरण करेगा। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे अगर अपने नोट में, तो एग्जाम तक आपको अच्छे से याद रहेगा कि ये आनुवंशिकता वातावरण में डिफरेंस क्या होता है। ये व्यवहार का निर्धारण करेगा और ये व्यवहार का विकास करेगा, किस दिशा में करना है ये डिसाइड करेगा एनवायरनमेंट। फिर है पर्यावरण, वे सभी वस्तुएं हैं, पर्यावरण में आप देखते हैं वे सभी वस्तुएं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जो वातावरण होता है वे, ये वातावरण का बताया गया है, ठीक है। वातावरण वो होता है जो पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं वातावरण में आएंगी, ये वातावरण यहाँ पे हेडिंग रहेगा। वातावरण में पर्यावरण की वो सभी वस्तुएं आएंगी जो क्या हों, किसी वस्तु को क्या किए हुए हों, चारों ओर से घिरे हुए हों, या उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, जो हमें दिखता है हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, वही होता है वातावरण। अब वातावरण के प्रकार देखेंगे। वातावरण दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक वातावरण हो गया, दूसरा होता है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण, आंतरिक वातावरण मैं भी बताई हूँ, गर्भ में जो बच्चा रहता है वो में, तो क्या होता है, आंतरिक वातावरण का तात्पर्य जन्म से पूर्व का वातावरण लिया जाएगा, अंदर का, पूर्व माता की गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियों से है, उनके जो चारों ओर के आवरण होते हैं बच्चों के, उनसे है। इस वातावरण का महत्व जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि उसी टाइम वो बन रहा है, उसका उसी टाइम निर्धारित हो जाएगा कि इसका बेस क्या है,
फिर है गर्भाशय के वातावरण का पोषण माता के पौष्टिक आहारों द्वारा होता है। गर्भाशय का जो वातावरण होता है, यूट्रस का जो एनवायरनमेंट होगा, उसका पोषण किसके द्वारा होगा? पौष्टिक आहारों के द्वारा होगा। जो माँ ले रही होगी तो वही एनवायरनमेंट का वहाँ पे पोषण होता है, न्यूट्रिशन के द्वारा। फिर है इस प्रकार जन्म से पूर्व गर्भाशय भी वातावरण का अंग होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जन्म से पूर्व वातावरण का अंग कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका यूट्रस। फिर है बाह्य वातावरण, देखते हैं। अब तो बच्चे का जन्म हो गया, बाहर आ गया, बाह्य वातावरण में देखते हैं। बाह्य वातावरण के अंतर्गत वे सभी स्थिति आती हैं जो मनुष्य को सामूहिक रूप से घिरे हुए हैं। बाह्य वातावरण के अंतर्गत वे सभी स्थितियाँ आ जाएंगी जो उस बच्चे को घेर रखी हैं। ये बच्चा बाहर है, इसको जो सभी सब कुछ घेर रखा है, आप बाहर बैठे होंगे, आपको जो सब कुछ घेर रखा है वही है बाह्य वातावरण। जैसे आसमान हो गया, इधर जल हो गया, इधर वायु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, आपकी फैमिली हो गई, ये सब बाह्य वातावरण है। इसमें भी बाह्य वातावरण भी दो प्रकार का होता है। एक तो भौतिक वातावरण होगा, दूसरा होगा प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक होगा या फिर कौन सा होगा? सामाजिक होगा। भौतिक ही प्राकृतिक वातावरण है। ये जो भौतिक वातावरण है यही क्या है? प्राकृतिक वातावरण है। भौतिक वातावरण को ही यहाँ पे क्या लिया गया है? प्राकृतिक वातावरण लिया गया है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण लिया गया है। यहाँ पे वो सभी चीज़ें आएंगी जो मैन मेड नहीं है, जैसे कि आपका ये बादल हो गया, आसमान हो गया, पानी हो गया, और ये क्या है? नदियाँ हो गया, पेड़ पौधे हो गए। अब हमें क्या मिलता है इनसे? ये सभी हमें घेरे हुए हैं, ये भौतिक वातावरण है। और हमें इनसे कैसे शिक्षा मिल रही है? नदियाँ हैं, ये बह रही हैं, नदियाँ हैं, इनसे भी हमें शिक्षा मिल रही है कि हमें निरंतर चलते रहना है, हमें निरंतर मतलब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। नदियों से ये हमें सीख मिल रही है। फल फूल हैं, इनको देख के अगर कोई सीख लेना चाहे तो इनको देख के यही सीख होता है कि निस्वार्थ सेवा करने की भावना होनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा करने की भावना होनी चाहिए, ये होता है। तो ये जो प्राकृतिक वातावरण होते हैं, इनसे भी हमें सहनशीलता, परोपकार और सद्गुणों को प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। इसलिए ये एनवायरनमेंट भी हमें प्रभावित करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुएं आ जाती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत, जो व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं, जो प्रभावित करते रहते हैं। जैसे है सूर्य, सूर्य से क्या है कि सूर्य की तरह चमकना चाहिए। फिर है चंद्रमा, चंद्रमा दे दिया। पृथ्वी, नदियाँ, पृथ्वी जो हमारा भरण पोषण करती है, नदियाँ, फल फूल आदि प्राकृतिक वस्तुओं से व्यक्ति को साहस, सहनशीलता, परोपकार और सद्गुणों को प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। इसलिए ये भी एनवायरनमेंट भी जो है क्या होता है? शिक्षा देने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर है सामाजिक वातावरण, जिसे बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सामाजिक वातावरण में मैन मेड वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैन मेड वाली, नाम पे मत जाइएगा कि भौतिक का मतलब वहाँ पे प्राकृतिक ही था। यहाँ पे मैन मेड वाली सारी आ जाएंगी सामाजिक वातावरण में। ये क्या होती हैं? ये मानवकृत वस्तुएं आ जाएंगी इसमें। इसके अंतर्गत मानव समाज में प्रचलित समस्त सामाजिक परिस्थितियाँ, आपको पता होगा कि मैन मेड का मतलब ये है कि जैसे हमें पता है कि हमें दीपावली मनाना है, हमें दीपावली मनाना है, ये किसने बनाया है? ये मनुष्य ने बनाया है। ये क्या है? मैन मेड है। और हमें ये पता है कि हाँ, हमें होता नहीं है कुछ भी, मतलब कि फंक्शन हो गए, त्यौहार हो गए, प्रथा हो गई, जैसे एक शादी की प्रथा मान लीजिए है, तो ये किसने बनाया है? ये समाज ने बनाया है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये क्या है? ये सामाजिक वातावरण है, क्योंकि इसे मैन के द्वारा बनाया गया है। इसके अंतर्गत मानव समाज में प्रचलित समस्त सामाजिक परिस्थितियाँ, जैसे प्रथाएं, कोई प्रथा हो गया, रहन सहन के ढंग, और फिर जैसे ड्रेस का जो सेंस होता है, और सब कुछ मतलब कि जो मनुष्य ने बनाया है, वो सारी परिस्थितियाँ सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। फिर वंशानुक्रम का नियम भी होता है, लॉज ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम का नियम भी होता है। इसमें पहला है बीज कोष की निरंतरता का नियम। ये जो बीज कोष होता है इसे जर्म प्लाज्म बोलते हैं। और देखिए इसमें ये कहा जाता है, निरंतरता का मतलब ये है कि ये जर्म प्लाज्म जो होता है मतलब कि पेरेंट के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी में ये चलता रहता है। जैसे पेरेंट ने अपने चाइल्ड को दिया, फिर चाइल्ड भी एक दिन पेरेंट बने, और चाइल्ड ने अपने आगे वाली पीढ़ी में दिया, और ये क्या देते हैं? जर्म प्लाज्म, बीज कोष। ये जो है कभी यही माना गया इसमें कि ये जो बीज कोष होता है, जर्म प्लाज्म होता है, ये नष्ट नहीं होता, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता रहता है। यही है, यह बालक को अपने माता पिता से मिलता है, वह अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर देता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, पहला ये है। फिर है समानता का नियम। यहाँ पे समानता का नियम है कि माँ बाप जैसे होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। यहाँ पे यही कहने का मतलब है। जैसे कि मान लीजिए इंडियन पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे अलग होंगे, और वहीं अंग्रेज़ के बच्चे अलग होते हैं, तो ये समानता का नियम बोला गया है। और विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम इसलिए बोला गया है कि कभी कभी ये नियम जो होता है ये फेल हो जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि एकदम कोरे माँ बाप होते हैं, उनका जो बेबी होता है वो क्या हो जाता है? पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है,
पूरा सांवला हो जाता है, पूरा काला हो जाता है। तो ये होता है विभिन्नता का नियम। कभी कभी ये विभिन्नता भी आ जाती है, और ये तो कलर पे आया। कभी कभी ये होता है कि अच्छे माँ बाप होते हैं, उनका नेचर अच्छा होता है, फिर भी उनका जो बच्चा होता है वो बहुत बुरा निकल जाता है। ये होता है विभिन्नता का नियम। फिर है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं, कि जिससे माँ बाप के अंदर जो क्वालिटी थे वो बच्चों के अंदर नहीं आई। ये होता है प्रत्यागमन का नियम। रिग्रेशन बोलते हैं इसे, प्रत्यागमन का नियम। क्वालिटी का अलग हो जाना। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। ये जो अर्जित गुण होते हैं इसमें यही कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है, पहले वो क्या किया, वो पढ़ा लिखा और वो क्या बन गया, आईएएस निकाल लिया। फिर क्या हुआ, उसके अंदर जो वो टैलेंट विकसित किया है अपने अंदर, वो नहीं ट्रांसफ़र होगा बच्चे के अंदर। ये बोला गया है कि अर्जित, क्योंकि उसने पढ़ा लिखा मेहनत करके तो वो अर्जित किया हुआ है, शार्प माइंड होगा बच्चा, लेकिन उसके जो अर्जित किए हुए गुण हैं वो जो चाइल्ड होगा उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये होता है इस नियम के अनुसार, जो गुण माता पिता अर्जित करते हैं, मतलब कि कोशिश करके सीखते हैं, वह उनके संतानों को प्राप्त नहीं होता, वो उनके संतानों को नहीं प्राप्त होगा। जैसे कि कोई अर्जित करके मान लीजिए बहुत अच्छा जो है आर्ट बना रहा है, तो ज़रूरी नहीं उसका बच्चा आर्ट बनाएगा। ये जो होता है ये आर्ट तो वैसे हो जाता है, ये कला के रूप में होता है, हेरिडिटी भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कुछ भी अगर अर्जित किया हुआ गुण है, जैसे मशीनरी है, इंजीनियर है, तो वो उनके बच्चे मतलब वो गुण लेके पैदा नहीं होंगे, उनको भी अर्जित करना पड़ेगा। ये होता है। मेंडल को आपको पता ही होगा, जो जॉन मेंडल थे, इनका जो है आनुवांशिकता से बहुत गहरा संबंध है। ये क्रियाविधि का अध्ययन मेंडल ने ही किया था। अगर बोला जाता है आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो क्रिगर जॉन मेंडल को ही माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखते हैं बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। बालक पर जो प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, और बालक पर जो प्रभाव पड़ता है वातावरण का, ये देखते हैं इसमें कौन कौन सा होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो वंश है बालक होता है उस पर किसका किसका प्रभाव पड़ेगा, वंशानुक्रम का और वातावरण का। देखते हैं मूल शक्तियों पर प्रभाव। जो मूल शक्तियाँ होती हैं बालक की, उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि मूल का मतलब जो बेस होता है वो कहाँ से निर्धारित होता है, हेरेडिटी से निर्धारित होता है। ये मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। फिर है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षण पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप देखे होंगे कि जैसे जो पेरेंट्स के जिनकी कम हाइट होती है, उनके अक्सर जो बच्चे होते हैं वो भी कम हाइट के हो जाते हैं। तो ये होता है कि बच्चे, यदि माता पिता की लंबाई अधिक या कम है तो उनके बच्चों की भी लंबाई अधिक या कम होगी शारीरिक लक्षणों पर। ये तो आप अपने आसपास देखते ही होंगे। चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव ये होता है जैसे कोई श्रेष्ठ चरित्र का पेरेंट है तो उनके बच्चे ज़्यादातर चांस है, ये 95% की उनका जो करेक्टर होगा वो अच्छा होगा। वहीं जो खराब चरित्र के हैं उनके बच्चों का भी चरित्र जो है खराब होगा, ये इसकी उम्मीद रहती है। लेकिन रेयर कभी कभी 5% चांस में ये फेल हो जाता है। फिर चलिए देखते हैं महानता पर प्रभाव। वही है, कहा गया है कि महानता भी पेरेंट्स से डिसाइड होती है। वृद्धि पर प्रभाव, कि ग्रोथ किस प्रकार से होगा। अगर न्यूट्रिशन अच्छा मिला है, मतलब माँ बाप हेल्दी थे, तो क्या होगा, वृद्धि अच्छी होगी। फिर है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। बिल्कुल प्रजाति की श्रेष्ठता पे आप देखे होंगे कि जो विदेशी, जैसे मान लीजिए आप कोई नेपाल का है, तो आप देखे होंगे कि नेपाल के लोगों का फेस कैसा होता है। वहीं देखिए तो ये प्रजाति हो गई उनकी अलग अलग। और वहीं देखिए कि इंडिया में पंजाब साइड में आप देख लीजिए, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर उनकी जो हाइट होगी, उनका जो वेट होगा, थोड़ा हाईवे टाइप के होते हैं। तो ये प्रजाति की श्रेष्ठता पर का भी प्रभाव पड़ता है। फिर है व्यवसाय की योग्यता का प्रभाव। ये भी पड़ता है, व्यवसाय मतलब कि योग्यता का प्रभाव भी पड़ेगा। अगर बिजनेसमैन के बच्चे हैं तो ज़्यादातर उम्मीद है कि वो बिजनेस ही करेंगे आगे चल के। फिर बालक पर वातावरण का प्रभाव। बालक पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। ये जो मैं प्रजाति बोली हूँ, जैसे नेपाल के जो बच्चे होंगे वो नेपाली की तरह ही दिखेंगे। वैसे एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। जो भी एग्जाम्पल दी हूँ पंजाब वाला, आप देखे होंगे अपने यहाँ ही कि जो पंजाब का एरिया है वहाँ पर जो लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर होता है थोड़ा हैवी टाइप के होते हैं, लंबाई ज़्यादा होती है। इसीलिए वहाँ के पंजाब पुलिस में आप देखिए तो वहाँ पे हाइट भी ज़्यादा मांगता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं थोड़े हैवी से होते हैं। तो ये होता है वातावरण का प्रभाव। अब चलिए देखते हैं बालक पर वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक अंतर पर प्रभाव। शारीरिक अंतर पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, न्यूट्रिशन से होता है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो वातावरण पे शारीरिक अंतर का प्रभाव दिखेगा। फिर मानसिक विकास पर प्रभाव। अगर
जो माहौल है बच्चे का वो बहुत बेकार रहता है, घर का माहौल, आस पड़ोस का माहौल, जैसे झगड़े वाला माहौल रहता है, आर्गुमेंट वाला जो माहौल ज़्यादातर बना रहता है, तो बच्चा आप देखे होंगे कि एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा। वहीं अगर अच्छे लोग रहते हैं, सहनशील लोग रहते हैं, तो बच्चा जो होगा वो अच्छे विचार का होगा, तो ये मानसिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, यही है प्रजाति वाला जो मैं बताई हूँ, जैसे नेपाल के नेपाली ही होंगे, उस टाइप का फेस ही होगा कि आप देख के बता देंगे कि नेपाल के हैं ये। फिर है बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब बुद्धि जो इंटेलिजेंस होता है वो कब ज़्यादा होगा, जब बच्चा कोई हैप्पी रहेगा, ज़्यादा खुश रहेगा, तो उसका जो माइंड होगा उस पर जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। वहीं अगर आप उसको दुख भरा माहौल दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा अगर शार्प माइंड भी बच्चा अपने जन्म के साथ पैदा हुआ है, फिर भी एनवायरनमेंट में उसको दुख मिलने के कारण उसका जो माइंड होगा, बुद्धि के विकास पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर वही शार्प माइंड बच्चा अच्छे घर में पैदा होगा तो वो उसका माइंड जो है और शार्प होता जाएगा। वहीं अगर शार्प माइंड ही बच्चा बेकार घर में पैदा हो गया, जहाँ पे दुख भरा माहौल ज़्यादातर रहता है, झगड़ा वाला माहौल रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। इसका बुद्धि जो है जितना विकसित होना चाहिए था, जितना विकास होना चाहिए था बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, उतना नहीं हो पाएगा। फिर है पर्सनालिटी पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। आपको पता ही होगा कि अच्छे घर के लोगों का व्यक्तित्व कैसे होता है पर्सनालिटी पर, और जो वैसे होते हैं मिडिल क्लास वाले, फिर लोअर क्लास वाले, सब कुछ आपको पता ही होगा इसमें। अनाथ बच्चों पर प्रभाव, अनाथ बच्चों का जैसे आप देखते हैं उनका परवरिश अच्छा नहीं हो पाता, तो ज़्यादातर अनाथ जो बच्चे होते हैं वो मतलब कि वैसे निकल जाते हैं, होता नहीं है, क्रिमिनल टाइप के निकल जाते हैं, कुछ अच्छा काम नहीं जल्दी कर पाते। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, न्यूट्रिशन इसमें बढ़ जाता है, तो इसलिए जुड़वा बच्चों का भी प्रभाव पड़ता है। बालक पर बहुमुखी प्रभाव, बालक पर जो ओवरऑल होता है कि बालक यहाँ पे है, इस पे क्या पड़ेगा, बहुमुखी प्रभाव पड़ेगा। इधर मान लीजिए इसका क्योंकि इसमें डेवलपमेंट भी आपको पता होगा कि कई प्रकार का डेवलपमेंट होता है। एक तो इसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा इसके बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तीसरा इसके जो माइंड में चल रहा है इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, और चौथा इसका सोशलाइजेशन भी हो रहा है। तो सोशलाइजेशन से किसका इफेक्ट पड़ेगा, लोगों के बिहेवियर का इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल पे न्यूट्रिशन का इफेक्ट पड़ जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट पे उसका जो एनवायरनमेंट है, खुश वाला माहौल और कैसे क्या माहौल है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। वहीं जो इमोशनल वाला है ये भी माहौल पे डिपेंड करेगा कि उसके साथ लोग बिहेव कैसा कर रहे हैं। तो ये देखिए एक साथ इस पे बहुमुखी प्रभाव पड़ रहा है, इसके डेवलपमेंट पे आप समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आगे जो भी इस चैप्टर में बचे होंगे 1-2 टॉपिक उसको मैं पढ़ा दूंगी, फिर जो भी अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी करवा दूंगी, सीटेट के भी क्वेश्चन करवा दूंगी। आप इस चैनल से बने रहिए, 100% चांस है कि आप जितना मैं चैप्टर वाइज करवा रही हूँ, कोई भी मैं टॉपिक छोड़ती नहीं हूँ, अच्छे से सारे टॉपिक पढ़ा समझा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि चैप्टर फर्स्ट मैं कितने डिटेल में करवाई हूँ, इसके बाद लास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मैं सारे क्वेश्चन भी करवाती हूँ। अब इतना पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको समझ पाएंगे, उसको तो कब तब समझेंगे जब आप रिवीजन कई बार करे रहेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाई हूँ, आप प्लेलिस्ट भी बनाई हूँ, आप जाके खुद ही देख लीजिएगा। ओके, इस चैप्टर का कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, जो भी क्वेश्चन अलग अलग साल अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं और सीटेट एग्जाम में भी। ओके, अगर आपको पसंद आए क्लास सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में मैथ हिंदी करवाऊंगी, फिर एनवायरनमेंट करवाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।